कोरकू गौड़ और कोरकू में क्या अंतर होता है? इतिहास में ये जो मनसबदारी सिस्टम क्या होता है? क्या है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एंड व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। बायोस्फीयर आपने वर्ड सुना है? बायोस्फीयर। जी सर। क्या होता है बायोस्फीयर? बैतूल के कोई पर्यटन स्थलों के नाम बताएंगे? पुलिस में जो मंडल कमीशन बना था, कब बना था? मंडल कमीशन पर बहुत विवाद हुआ। इसकी रिपोर्ट कब लागू हुई थी? महर्षि विद्या मंदिर से आपको कौन चला था ये? प्लीज कम प्लीज सिट डाउन। योरसेल्फ सागर यादव। जी सर। तो आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर मेरा नाम सागर यादव है। मैं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा महर्षि विद्या मंदिर स्कूल छिंदवाड़ा से की है एवं अपना ग्रेजुएशन पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से किया हुआ है। मेरी हॉबी बैडमिंटन खेलना है और आयोग में यह मेरा तीसरा साक्षात्कार रहेगा। अच्छा, गुड, वेरी गुड। तो आप बैतूल निवासी है? बैतूल? जी सर। बैतूल के बारे में बताइए। बैतूल का क्या इतिहास है, क्या उसकी टोपोग्राफी है, कैसा विकास की चुनौतियां हैं? सर बैतूल मध्य प्रदेश के दक्षिण में सतपुड़ा में स्थित मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। माँ नर्मदा एवं वर्धा नदी का उद्गम इसी क्षेत्र से हुआ है। ऐतिहासिक तौर पर यह गोंड एवं मराठा साम्राज्य का हिस्सा रहा है। माँ नर्मदा जी का उद्गम स्थल बैतूल? माफ कीजिए सर, माँ ताप्ती। ऐसा मत करो। पचनीरी थी हाँ, यार। लाभ तो नहीं होता, पानी तो आराम से आराम कूल से कूल हो गए, बिल्कुल फैक्चुअल कूल हो गलती गए मत कीजिए, है ना? तो विकास की क्या चुनौतियां हैं? सर इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पर अभी एब्सेंट है एंड नौकरियों के लिए लोगों को बाहर पलायन करना पड़ता है। जो भी एम्प्लॉयमेंट है वो खेती बेस्ड ही है, एग्रीकल्चर बेस्ड है। और वहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन की क्या स्थिति है? सर बैतूल की टोटल जितनी पॉपुलेशन है उसमें से 43% जो है वो ट्राइब्स है, जिसमें मुख्यतः गोंड एवं कोरकू है। कोरकू, अच्छा। कोरकू, गौड़ और कोरकू में क्या अंतर होता है? सर अगर फिजिकली देखें तो कोरकू जो है उनकी हाइट थोड़ी लंबी रहती है गोंड से, बट फेशियल फीचर्स सेम रहते हैं। जी। आर्थिक विकास कैसा हुआ है इन लोगों में, ट्राइबल्स में? सर आर्थिक विकास इनका जो जितना भी है वो या तो उनके लोकल हैंडलूम्स हैंडीक्राफ्ट इस पे बेस है, नहीं तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे। सरकार द्वारा अभी कई कदम उठाए जा रहे हैं। वनोपज में कौन सी मुख्य उपज लेते हैं? सर जो लोकल है हर्रा है, बहड़ा, आंवला। अगर मेजर बात करें तो सागौन फॉरेस्ट प्रोड्यूस करता है, बट मैं इस पे श्योर नहीं हूँ कि वो ट्राइब उसका उपयोग करते हैं। अच्छा, ठीक है। आपने सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ा है? इसमें सभी पढ़े होंगे। जी सर। तो भारतीय संविधान के बारे में पूछा जाए, कुछ बताओगे? भारतीय संविधान की क्या विशेषता है? सर भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है एंड सर ये इसको फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों माना जाता है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है इम्प्लीमेंट करना और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। एंड इसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं सिटीजन्स को, स्टेट एंड नेशनल और पंचायत लेवल पे इन सभी के लिए एक ही संविधान है। सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। और बताओ, सोशल साइंस में थोड़ा सोशियोलॉजी पढ़ा है? तो थोड़ा पढ़ा होगा, अभी तो परीक्षा दी है। नहीं सर, इस बार एग्जाम नहीं था और इस बार जुड़ा हुआ है सब्जेक्ट, तो मैं उसका अध्ययन नहीं किया हूँ। अच्छा। इतिहास? जी सर। इतिहास में ये जो मनसबदारी सिस्टम क्या होता है?
सर मनसबदारी सिस्टम सर मेडावल पीरियड में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें अ, जो राजा है वो अपने सबॉर्डिनेट को मनसब अलॉट करते थे, जिसके तहत वो एक स्मॉल आर्मी मेंटेन कर सकते थे। एंड उनका काम होता था कि जो एरिया उन्हें अलॉट हुआ है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना एंड वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करना। और युद्ध के समय सर युद्ध के समय जो इनकी सेना अलॉट हुई है वो उससे राजा को सपोर्ट करना। अच्छा, उसमें खास बात आपको क्या लगी? मनसबदारी का सिस्टम में क्या खास चीज थी? किस आधार पे मनसब तय करते थे? जमीन या कोई जानवर? सर घोड़ा। अच्छा, घोड़ा को। जी सर, जाट एंड सवार दो रहते थे उसमें। अच्छा, तो जाट पैदल सैनिक थे और सवार जो घोड़ा रखते थे। सर इसकी कंटिन्यू कर सकते हैं? हाँ, कंटिन्यू हाँ। करो। सर वो इसकी खास बात ये लगी कि इसने जो मुस्लिम साम्राज्य है उसको दूर तक फैलाया, लेकिन बाद में यही कारण रहा उसके डिसइंटीग्रेशन का। फॉल ऑफ मुगल राज। जी सर। अच्छा अच्छा, और बताइए कुछ थोड़ा सा, ये विकास की चुनौतियां क्या है वहाँ की? सर बैतूल की। हाँ, अ, एक तो आपने इंडस्ट्री नहीं है वहाँ पर। जी सर। ठीक है, दूसरा? सर जैसे कुछ समस्याएं हैं वो बता सकते हैं? बताओ। सर फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट बढ़ रहा है वहाँ पर एंड इलीगल माइनिंग है एंड एक और है कि स्ट्रेटेजिक स्तर पर रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है उस क्षेत्र में ट्राइबल्स का। ओके, तो ये मुख्य समस्याएं हैं। थैंक यू। यस, आपने जो है बीएससी किया हुआ है, जी सर। पीसीबी। यस सर। सर बीएससी में जूलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री। जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, ओके। तो आपका आप रहने वाले बैतूल के और पढ़ाई आपने पूरी छिंदवाड़ा से की है, वाई? सर पापा गवर्नमेंट जॉब में थे तो पोस्टिंग वहाँ थी। अच्छा अच्छा, क्या कौन पापा से सर डिपार्टमेंट में थे फादर आपके? सर रेलवे में। ओके, चलिए, मैं यदि चूंकि आपका बायोलॉजी जूलॉजी रहा है, यदि मैं आपसे जानना चाहूँ कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में आपने सुना है? जी सर। तो क्या है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट? सर बायोडाइवर्सिटी का सामान्य अर्थ ये होता है जितने भी जीवित जंतु है उनमें जो विविधता है एक निश्चित एरिया में वो बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। एंड इसका कन्वर्जन माफ कीजिएगा सर, मैं शब्द बोल नहीं पा रहा हूँ। इनका संरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस करती है। ये जीवित जंतु? जी सर, ये फूड चेन रहती है कि एक व्यक्ति इसको खाएगा दूसरा इसको, ये सब मिलके फूड वेब बनाती है। अगर इनमें से किसी भी एक को निकाल दिया जाए तो वो पूरी चेन टूटेगी और ऊपर नीचे यानी पूरी तरह से इकोसिस्टम बर्बाद हो सकता है। तो मतलब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज अबाउट कंजर्विंग योर Ecosystem. इंसेक्ट्स। हाँ, कंजर्विंग इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें आती है, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। सर इकोसिस्टम में दोनों चीज आती है, एक लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग में प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, एंड जो नॉन लिविंग है उसमें एयर, वाटर एंड सॉइल। इनको कंजर्व करना है। जी सर। कैसे कंजर्व करेंगे? अ, हाउ? अब आप अभी तो आप बोल रहे थे भाई बैतूल में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। यदि बैतूल में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो इट विल लीड टू पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। अब यदि वाटर पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन होगा, तो आप कैसे कैसे उसको बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे करेंगे फिर? सर इसके लिए हम ऐसी इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं जो एनवायरनमेंट के अनुकूल हो। उदाहरण के लिए टूरिज्म पोटेंशियल रहेगा सर, तो इको टूरिज्म एक ऑप्शन हो सकता है। एंड जैसे मैंने बताया एग्रीकल्चर बेस है तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आ सकती हैं वहाँ पर। एंड सर तीसरा फुटलूज इंडस्ट्रीज हम लगा सकते कौन हैं। सी?
सर फुटलूज। फुटलूस। हाँ सर, ये ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनको रॉ मटेरियल की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे आईटी पार्क हो गया, तो इनको बस नेटवर्क चाहिए एंड ह्यूमन रिसोर्स, तो इससे काम बढ़ सकता है। तो तो वहाँ पे क्या, जब आप बता रहे हैं, अभी तो आपने बताया काफी जंगल है वहाँ, पूरा जंगल है चारों जी तरफ, सर। जंगल को काटना पड़ेगा यदि इंडस्ट्री लगानी है तो फिर। सर पूरा क्षेत्र जंगल नहीं है, हम उन क्षेत्रों को चुन सकते हैं जो अभी अ, जंगल के क्षेत्र से बाहर है, ऐसी भूमि भी है वहाँ पर। बायोस्फीयर, आपने वर्ड सुना है बायोस्फीयर? जी सर। क्या होता है बायोस्फीयर? सर हम जो पूरे अर्थ का स्टडी करते हैं तो उसको 3 पार्ट में बांटते हैं, सॉरी 4 पार्ट में, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। और इन तीनों के इंटरेक्शन पे जहाँ पर लाइफ इन तीनों के इंटरेक्शन से उत्पन्न होती है उसको बायोस्फीयर कहा जाता है। तो कोई कोई क्षेत्र, मतलब कोई कोई पर्टिकुलर क्षेत्र या पर्टिकुलर टर्म यूज की जाती है इसके लिए बायोस्फीयर की, यहाँ से यहाँ तक बायोस्फीयर यूज किया जाता है, ऐसा कुछ है? नहीं सर, जहाँ कहीं भी लाइफ प्रेजेंट है वो बायोस्फीयर में ही गिना जाता अच्छा, तो बायोस्फीयर पर क्या अल्ट्रावायलेट रेस का कोई प्रभाव होता है? है। जी सर, जब यूवीबी जो सनरेज रहती है उसकी वजह से कैंसर होने की समस्या रहती है, एंड जब एक्स्ट्रा लाइट पड़ती है तो जो प्लांट्स का फोटोसिंथेटिक कैपेबिलिटी रहती है वो भी कम होती है, इसी वजह से प्लांट भी डाई करते हैं सर। एक आपने शब्द सुना होगा यूसीसी, यस सर। क्या होता है ये? सर यूनिफॉर्म सिविल कोड। और अभी एक और शब्द नया आया एससीसी, माफ कीजिएगा सर, ये अभी नहीं सुना आपने? कहीं नहीं सुना? नहीं सर। अच्छा अच्छा। माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं, पूरी भारत सरकार अब जिक्र कर रही है इसका, एससीसी का। चलिए, सॉरी। एक और चीज, यदि आपको बैतूल का ही एसडीएम बना दिया जाए और आपको ये टास्क दिया जाए, जो आप बोल रहे हैं वहाँ पे रोजगार की कमी है जी जी सर। और मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है वहाँ पे, तो आप ऐसी कौन सी योजना सरकार की है जिसको आप बढ़ावा देकर जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोगों में क्रिएट कर सकते हैं, महिलाओं को बढ़ावा दे सकते हैं या पुरुषों को आप बढ़ावा दे सकते हैं काम करने के लिए? कोई सरकारी ऐसी कोई योजना जिस पे आप फोकस करेंगे सबसे ज्यादा? सर महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को मजबूत किया जा सकता है, एंड प्रॉपर सप्लाई चेन के थ्रू उनके द्वारा जो प्रोडक्ट है उसको मार्केटिंग करके बेहतर इनकम की जा सकती है उनकी। होता क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप ये? सर सेल्फ हेल्प ग्रुप जनरली 8 से 10 लोगों का या 20 तक रहता है, लोगों का समूह रहता है जिसमें मुख्यतः महिलाएं होती है। एंड सर है, सर हो सकते हैं, शायद मैं इस पे कंफर्म नहीं हूँ, बट जनरली एक ही इकोनॉमिक सेक्शन से बिलोंग करने वाले लोग, जो बैंक अकाउंट भी इनका कॉमन रहता है, तो इसमें ये मदद हो जाती है कि लोन की प्रोसेसिंग इजी हो जाती है, तो ये सब मिलके जो भी उद्योग लगा रहे हैं तो उसमें मदद हो जाता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब मेन ऑब्जेक्टिव है कि उद्योग लगाना है कोई? जी सर। उद्योग लगाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब? सर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो रहती है माइक्रो लेवल पे। अच्छा, ठीक है। बैतूल के कोई पर्यटन स्थलों के नाम बताएंगे आप, जहाँ पे पर्यटन की संभावनाएं बहुत ज्यादा है? सर बैतूल का हिल स्टेशन है कुकड़ू खामला, वो है, एंड एक दो रिलीजियस प्लेसेस है जैसे मुक्तागिरी है, बालाजीपुरम है, एंड ताप्ती कुंड है, सालबर्डी है, कुछ गोंड फोर्ट्स हैं जैसे खेरला, शेरगढ़ का किला, सीरगढ़ किला। जी सर। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि टूरिज्म को बढ़ावा देने से जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर खतरा उत्पन्न हो सकता है? जी सर। टूरिस्ट आएंगे वहां पे, टूरिस्ट आने लग जाएंगे, अभी तो बहुत कम लोग आते हैं वहां पे, यदि टूरिस्ट आना शुरू हो जाएंगे वो टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा,
लाखों की संख्या में लोग आने लग जाएंगे, ऐसा नहीं लगता कि बायोडाइवर्सिटी खतरे में हो जाएगी फिर तो? सर ये मैन वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन करके इस पे भी विचार चल रहा है एंड इसके तहत रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को डेवलप करने की प्रयास किया जा रहा है। सो अगर हम मैनेज करें तो उनके एक तो ये हो सकता है कि टूरिस्ट को हम एजुकेट करें कि आप गंदगी ना फैलाएं एंड अगर लेकिन फिर भी संभावना रहेगी कि गंदगी तो फैलेगी, तो उस चीज़ को हम ह्यूमन रिसोर्स अपने खुद के जो स्टाफ है उसके थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है सर। एक लास्ट क्वेश्चन कि अम, अभी कुछ साल पहले 25 साल पहले जो है लगभग सरकार ने एक निर्णय लिया था कि मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम को बंद कर दिया जाए। जी सर। बड़ी अक्षमता के जो है आरोप लग रहे थे वहाँ के कर्मचारियों पर, लॉस में चल रही थी, सर्विसेज बड़ी पुअर थी, जी सर। और धीरे धीरे सरकार ने ये किया कि प्राइवेट रूट पर जो रूट्स थे उस पर जो है प्राइवेट बसेस को परमिशन देना शुरू कर दिया और अल्टीमेटली तो बंद हो गई। जी। अब अभी जो है वापस से जो है सुगबुगाहट शुरू हो गई कि राज्य परिवहन निगम को शुरू किया जाए। जी ये क्या मतलब, आप क्या मतलब यू टर्न सरकार 25 साल बाद 30 साल बाद एक यू टर्न लेके सरकार वापस आ रही है? वह पहले तो बंद कर दिया आपने, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था आपका, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, असेट्स थे, हजारों की संख्या में आपके पास में बसेस थी, और अब जो है वापस से उसको सबको जो है आपने खत्म कर दिया, फिर वापस से नाउ यू आर कमिंग बैक टू दैट। क्या आप ऐसा क्या सोचते हैं कि क्या कारण है इसे? सर इस बार जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें थोड़ा पॉलिसी में चेंज है। पहले जो मध्य प्रदेश परिवहन निगम था वो पूरी तरह सरकार के अंतर्गत था, लेकिन इस बार जो सरकार ला रही है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर ला रही है। तो सर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके साथ कनेक्ट करके, तो इसमें ये रहेगा कि फ़ायदा सरकार का रहेगा, मैनेजमेंट एंड जितना भी रिस्क रहेगा वो प्राइवेट प्लेयर्स का रहेगा। हाँ, तो प्राइवेट वाले क्या जब उनको कुछ फायदा ही नहीं मिलेगा तो वो क्या सर तो सरकार के साथ जो है साइन क्यों करेंगे एमओयू? सर सरकार के साथ इनडायरेक्ट बेनिफिट्स रह सकते हैं उनको। कैसे कैसे इनडायरेक्ट? पैसा ही नहीं मिलना है उनको फायदा ही नहीं मिलेगा, सरकार के साथ काम ही क्यों करेंगे? सर पैसा मिलेगा जितना चल रहे हैं, पैसा क्यों नहीं मिलेगा? कैसे? क्या? वही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या है इसमें, क्या 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 स्ट्रेटेजिक रूट है सरकार का? यदि मैं इसको एक और चीज यदि बोलूं कि दिल्ली का इतना बड़ा एयरपोर्ट सरकार ने बनाया, बॉम्बे का एयरपोर्ट सरकार ने बनाया, और उसको जो है सरकार ने एक कंपनी को सौंप दिया जी। तो क्या आप क्या किस तरीके से इन चीजों को देखते हैं? क्या इज इट गुड फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री? इज इट गुड फॉर मतलब सरकार ने करोड़ों रुपया लगाया, पब्लिक का मेरा पैसा लगा हुआ है टैक्स का उसमें, एंड नाउ यू हैव गिवन इट टू समवन एल्स, सरकार ने बना के किसी को सौंप दिया है। जी। करोड़ रुपए लगा दिए, 10,000 करोड़ रुपए लगाया, 8,000 करोड़ रुपए लगाया सरकार, और किसी एक प्राइवेट एजेंसी को सौंप दिया आपने। सर इसमें मैं ऐसा देखता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो मैनेजमेंट जो है वो प्राइवेट प्लेयर को सौंप रही है। इसमें सरकार का जो जिम्मेदारियां तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा जो काम है वो कम हो जाता है कि आपको बस इकोनॉमिक बेनिफिट होगा एंड जो जितना भी मैनेजमेंट रहेगा उस एयरपोर्ट का वो प्राइवेट प्लेयर देखेंगे। तो उसमें जितना भी एयरपोर्ट से रिलेटेड काम है एंड जो प्राइवेट प्लेयर भी है वहाँ पे कुछ दुकानों के माध्यम से या अन्य माध्यम से वो उनकी इनकम होती रहेगी। तो सरकार पूरी तरह से फ्री हो जाएगी उस एयरपोर्ट से एंड इनकम भी होगी। तो ये क्या बेनिफिशियल है कंट्री के लिए, ये सब मॉडल्स, वेदर दीज आर बेनिफिशियल फॉर द कंट्री? पैसा सरकार ने लगाया, इनकम कोई और ले रहा है यार उससे। सर अगर इसके अपन उलट देखें, अगर वही चीज़ सरकार रखती तो सरकार को मैनेजमेंट में, स्टाफ की सैलरीज में अगर कुछ डैमेज होता है उसमें इन सभी चीज़ों में पैसा खर्च करना पड़ता। लेकिन अब सरकार को इसमें से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सरकार का जो शेयर रहेगा वो प्राइवेट प्लेयर द्वारा सरकार को दे दिया जाएगा। तो मुझे लगता है सर कि ये बेनिफिशियल है। सर सागर जी, जी सर। ये आपका थर्ड इंटरव्यू? जी सर। बाकी तो पिछले कैसे रहे? सर दोनों के रिजल्ट आने बाकी है, मैं प्रावधिक सूची में था उस वक्त। ठीक, कहाँ से शुरू करें?
ओबीसी से हैं आप। जी सर। ओबीसी में जो मंडल कमीशन बना था, कब बना था? सर 1953। मंडल कमीशन माफ कीजिएगा खाकर सर। खालिल कर तो नहीं बता रहे हैं? जी सर, मैं वही पहुंच गया था। 1978। 78। मंडल कमीशन पर बहुत विवाद हुआ, इसकी रिपोर्ट कब लागू हुई थी? माफ कीजिएगा सर, मैं याद नहीं कर पा रहा। चलिए, इंदिरा साहनी केस तो सुना होगा। जी सर, उसकी 19। क्या जजमेंट थी? मंडल कमीशन से रिपोर्टेड, ओबीसी से रिपोर्टेड, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। जी सर। उसके क्या जजमेंट थे, थोड़ा सा बताइए। सर उसमें ये कहा गया था कि रिजर्वेशन की लिमिट जो रहेगी वो 50% रहेगी। एंड बस सर, मैं इतना ही याद कर 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दिया था। पा- जी सर। 50% से ज्यादा नहीं उनकी लिमिट। जी। रिजर्वेशन प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाएगा नहीं जाएगा, ये कुछ था। माफ कीजिएगा सर, मुझे पढ़ा पढ़नी नहीं। पड़ेगी इसको। चलिए कोई बात नहीं। महर्षि विद्या मंदिर से आप पढ़, कौन चलाता है ये? सर ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट? प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। जी। चलिए, अभी आपने सर ने एक प्रश्न पूछा था मनसबदारी प्रथा के बारे में, जी। आपने जात और सवार के बारे में कुछ बताया था, एक जी बार सर। रिपीट करेंगे? सर जाट जो रहते थे वो जनरली पैदल सैनिक रहते थे, और सवार जो जिनके पास घोड़े रहते थे। पक्का ये या केवल सेना से संबंधित या तो सवार? सॉरी सर, फिर आपको नहीं मुझे लगता कि पढ़ना- आप गलत बता रहे? एक पद सर को सूचित करता है और एक आपके सेना को सूचित करता है। जी सर, मैं सवाल पढ़ूंगा का इस मतलब होता है कितने घुड़सवारों को सेना में रखेंगे, जात का मतलब है कितने का मनसब आपको मिलेगा। 500, 1000, 2000, 5000 मैक्सिमम होता है। उसके अनुसार है ना? आपको घोड़ा रखना पड़ेगा। जी थैंक फिर यू। एक सिंहस्पा देहस्पा जहांगीर लेके आए थे इसी के अंदर जी। कि भाई अगर 500 का मनसब मिलता है तो 1000 घुड़सवार आपको रखने पड़ेगा। जी। चलिए कोई बात नहीं। संविधान लंबा है, जी ये सर। आपने विशेषता बताई। क्यों लंबा है भाई, क्या कारण है भारतीय संविधान इतना लंबा है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान? जी सर। क्यों, रीजन बताइए 5। सर इसमें देखा जाए तो जितने भी प्रोविजंस है उनको थॉरोली एक्सप्लेन किया गया है। कहाँ हाँ। किया गया? फर्स्ट ही आपका अमेंडमेंट कहता है, अरे फर्स्ट आर्टिकल कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, दैट्स इट। कहाँ थोड़ा सर आप अगर हम शेड्यूल हटा दें जी। फर्स्ट तो हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि इंडिया कैसा कंट्री है, कौन सी स्टेट्स हैं, क्या कैपिटल है। सर तो कैपिटल की जानकारी संविधान में है। भाई देना तो चाहिए ना। थॉरली एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है आपको पता है? सर आप बाकी आर्टिकल भी देखिए, केवल एक जैसे? आर्टिकल जैसे आप फंडामेंटल राइट्स देख लीजिए। फंडामेंटल राइट में आप मुझे बताइए, फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, आर्टिकल 21 क्या कहता है? सर राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ। जी। लाइफ में तो कुछ भी नहीं लिखा। उसके बाद 37 राइट्स बढ़े गए बाय द सुप्रीम कोर्ट। जी सर। एक्सप्लेन तो है ही, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, जी। राइट टू प्राइवेसी, ये तो नहीं था। सर तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 भी है जो समय के साथ होते वो बदलाव भी में क्लियर आप। नहीं, उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लियर किया, गोलकनाथ के साथ आपको पता होगा, जी सर। है ना? चलिए मान लेते हैं पहला थॉरली एक्शन, बाकी के 4 रीजंस। सर दूसरा ये है कि सेंट्रल स्टेट एंड लोकल बॉडीज के लिए सेम संविधान है। डिस्ट्रिक्ट लोकल बॉडीज के लिए जी सर। ठीक है, पंचायत मान का लिए। भी और पेंशन है। सर एक इसके लेकिन उस समय तो यार लोकल बॉडीज का कोई काम ही नहीं था, तो 43 था ही नहीं आ, जब बनाया गया था संविधान। जी सर। तो 43 नहीं था, हम्म। तो फिर बड़ा कैसे था? सर फिर भी बड़ा है। 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बाद में है 1982 में। जी सर। हम बात करें 1950s की, जी 26 जनवरी 1950 जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट करा, जी। तभी बड़ा था। हाँ सर। सर वो कंपैरिजन में पड़ा था दूसरे दो इशू के। तो फिर क्यों बड़ा था? चलिए ये भी रीजन मान लेते। थर्ड रीजन, माफ कीजिए सर, अभी मैं तैयार कर- चलिए कोई बात नहीं। आपने कहा कि बैतूल में ट्राइबल का कन्वर्टिज्म हुआ, जी सर। है ना? इंडिया में कन्वर्टिज्म का ये जो प्रोसेस शुरू हुआ बाय ब्रिटिशर्स, कहाँ से शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ आ, और क्यों शुरू हुआ? सर आई थिंक 1834 या 1855 में जो एक्ट आए थे ब्रिटिशर्स वाले, उसमें रिलीजियस
1853 1855 इन दोनों ईयर में एक्ट नहीं आया, इन दोनों ईयर में कोई एक्ट नहीं आया। फिर सर मुझे पढ़ना पड़ेगा इस विषय में। चलिए फंडामेंटल राइट के बारे में बात करें, पहले भी की थी अब भी करें। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में फंडामेंटल राइट के लिए कमेटी बनी थी, जी सर। कौन सी कमेटी थी और उसने क्या रिकमेंडेशन दिया था? सर आई थिंक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अध्यक्षता में थी कमेटी। रिकमेंडेशन में नहीं बता पाऊंगा अच्छा, सर। फंडामेंटल राइट डीपीएसपी, क्या डीपीएसपी में फंडामेंटल राइट्स हैं? डीपीएसपी में क्या डीपीएसपी भी फंडामेंटल राइट है नो सर। या नहीं? नो सर। कृपलानी साहब तो कहते हैं जो संविधान सभा में मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने ये विभाजन किया था, उन्होंने कहा था कि फंडामेंटल राइट दो प्रकार के थे, एक फंडामेंटल राइट एक डीपीएसपी है। जेवी कृपलानी सर आपने सुना होगा सर, और उन्हीं के कहने पर डीपीएसपी डाले गए। ओके बट सर मैं इसमें सुप्रीम कोर्ट को कोट करना क्या कहा चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट ने? फंडामेंटल राइट जो रहते हैं वो जस्टिशिएबल रहते हैं, आप उनके लिए कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी जो है वो एक तरह से गाइडलाइन है। आप शायद कुछ और बता रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कही नहीं, बताइए किस जजमेंट में था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट डीपीएसपी सप्लीमेंट्री। जी सर। फिर तो एक ही चीज हो गया, अगर सप्लीमेंट्री कह रहे हैं तो इट मींस फंडामेंटल राइट का ही पार्ट डीपीएसपी है, डीपीएसपी का पार्ट फंडामेंटल राइट। सर ये कहना ज्यादा उचित रहेगा कि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस आपके करते हैं। अनुसार कहना उचित है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, आपने सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण दिया ना, जी सर। तो आप अपने अनुसार बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के अनुसार? एग्जांपल आप सुप्रीम कोर्ट का दे रहे हैं तो उनके अनुसार बताइए। सर मैं अपने अनुसार बताना चाहूंगा। मैं चलिए ठीक है। ट्राइबल के लिए कौन कौन सी योजना बैतूल में चल रही है? सर ट्राइबल के लिए बैतूल स्पेसिफिक में ऐसा जिले को टारगेट करते हुए नहीं है, बट जो योजनाएं हैं जैसे टंटिया मामा स्वरोजगार योजना, बिरसा मुंडा योजना, आहार अनुदान योजना एंड पशु प्रदाय योजना, ये सभी चल रही है सर। चलिए ठीक है। ओबीसी से रिलेटेड दो अमेंडमेंट है, 102 एंड 105, दोनों ओबीसी से रिलेटेड है, क्या डिफरेंस है दोनों में? सर 102 अमेंडमेंट के तहत ओबीसी आयोग का गठन हुआ है एंड 105 में स्टेट को ये पावर दी गई है कि आप ओबीसी की पहचान कर सकते ये तो पहले से थी, हैं। क्यों करना पड़ा फिर? सर 102 अमेंडमेंट के तहत थोड़े चेंजेस हुए थे जिसमें ये पावर चेंज हो गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, इसीलिए ये था। यूसीसी की बात करिए अभी जी। यूसीसी इंडिया में भी कहाँ है, कहाँ पर एप्लीकेबल है? सर गोवा राज्य है एंड उत्तराखंड। तो फिर गोवा पहले है, आपका think- कहना ये है कि यूसीसी गोवा में एप्लीकेबल है, जी सर। बट फिर ये इंडियन गवर्नमेंट ये क्यों कह रही है कि उत्तराखंड पहला राज्य जिसमें यूसीसी है? तो यार भारत सरकार सही नहीं बोल रही, आपने पढ़ा भी होगा ना जी सर। भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। तो फिर जी। गोवा में कहाँ है? सर गोवा में मैं सर इस पर अध्ययन करूँगा। तो अध्ययन करें, चलिए ठीक है। सागौन की बात करें, सागौन का बॉटनिकल नेम क्या है? सर टेक्टोना ग्रैंडिस। टेक्टोना ग्रैंडिस, ठीक है। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से आप पढ़े, हरि सिंह गौर जी के बारे में कुछ बताइए। इन्होंने कोई योगदान दिया है संविधान सभा में किसी चीज को लेके, क्या दिया था? चूंकि आप उसी यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं। जी सर। मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय। जी। तो और साहब के बारे में बताइए। सर उनके संविधान सभा के योगदान में मैं तो उनका कोई योगदान बता दीजिए। सर इन्होंने सागर यूनिवर्सिटी के लिए लैंड डोनेट की थी। लैंड डोनेट की थी, सारी प्रॉपर्टी डोनेट कर दी थी, पैसा लगा दिया 2 करोड़ रुपए। जी सर एंड उनको कुछ 200 नहीं बचा एकड़ था भाई। लैंड। जो था सब लगा दिया था। जी सर। चलो कुछ ये बताइए बैडमिंटन के बाद, बैडमिंटन के कोई प्रमुख 5 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी? सर साइना नेहवाल जी हैं, पीवी सिंधु जी हैं, लक्ष्य सेन जी है, एचएस प्रणय जी हैं, प्रियांशु रजावत जी हैं, नेशनल और इंटरनेशनल? सर कैरोलिना मरीन जी हैं एंड नाजुमी ओकुहारा जी हैं, विक्टर एक्सेल्सन है, तौफीक हयात है, लिंडन है। क्यों भारत में बैडमिंटन इतना आगे नहीं हो पा रहा जितना क्रिकेट? सर
क्रिकेट के साथ प्लस पॉइंट ये है कि क्रिकेट का कमर्शलाइजेशन हो गया है एंड वहाँ पे बैडमिंटन का भी हुआ स्पॉन्सरशिप उसको भी मिलती है। नहीं सर जैसे हाल ही में अभी एक पॉडकास्ट में साइना नेहवाल जी ने भी कहा है कि जब उनको ओलंपिक के लिए जाना था तो उन्हें भी स्पॉन्सरशिप के लिए भटकना पड़ा था। नहीं, आप ये कह रहे हैं कमर्शलाइजेशन हो गया तो जी। इनको नहीं मिल रही, कोई गलत बात है, हाँ लेकिन कमर्शलाइजेशन तो इसका भी हुआ है। सर बट वही लेना है तो नहीं है कि नहीं मिलेगी। उस स्तर का नहीं हुआ है जैसा क्रिकेट का है। क्रिकेट में आप अपने ये से कहना चाह रहे हैं कि सरकार भेदभाव कर रही है, क्रिकेट को आगे बढ़ा रही है, बैडमिंटन को नहीं बढ़ा रही सर मैं ये कहना चाहूँगा कि क्रिकेट जो है वो तो प्राइवेट एंटिटी है बीसीसीआई, है। उसका सरकार से लेना देना नहीं है, जबकि बैडमिंटन सरकार कर रही है बट कुछ ऐसे तो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती बीसीसीआई को, या इस बारे में कुछ भी गवर्नमेंट के पास नहीं है? अ, सर क्योंकि वो डायरेक्टली तो सर नहीं करती, बीसीसीआई पूरी तरह से प्राइवेट बॉडी है। क्या बात कर रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करा, बीसीसीआई अध्यक्ष नियुक्त करवाया सरकार से कह के, फिर तो हम कह रहे हैं कि हस्तक्षेप नहीं करती। सर एज ये अ तो पता होगा ना आपको। जी सर। फिर सर मैनेजमेंट में हस्तक्षेप नहीं करती क्योंकि जो डिसीजन तो सारी BCCI नजर रहती है, सर जो जैसे डिसीजन हो रहे हैं ना बीसीसीआई के अंदर, जी सर बिल्कुल रहती है, सर जैसे रूल्स रेगुलेशन पर नजर रहती है। जी सर सर बीसीसीआई जैसे भारत क्षेत्र के अंतर्गत है तो गवर्नमेंट डेफिनेटली चाहे तो कंट्रोल कर सकती है बट एज अ मैनेजमेंट में गवर्नमेंट का योगदान नहीं रहता। मैनेजमेंट में तो गवर्नमेंट ऐसे डायरेक्टली योगदान देगी भी नहीं। जी चलिए, हाँ अच्छा बैडमिंटन का क्या यूज हो सकता है हाँ सेल्फ बोलो। सक्सेस? ऐसे कौन सी चीज हाँ है बोलो। जो आपकी हॉबी का यूज एज अ सेल्फ सर्वेंट आप करना चाहेंगे और आपके लिए बेनिफिशियल हो? सर बैडमिंटन फिजिकल फिटनेस बढ़ा सकता है आपकी एक्चुअली and मैं जब आप तो ये खेलते हैं तो कहीं थोड़ा गया हुआ हूँ, एनर्जेटिक फील करते हैं बिकॉज स्ट्रेस तो कम शाम होता को है तो मैं दे दूंगा, एंड कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है, इमोशनल है ना? कंट्रोल, ओके क्योंकि जब आप ओके कई ओके। बार कोऑर्डिनेट करने में तो आपको एंगर आता है, इन सब चीज़ों में कर उसके सकते लिए तो हम पढ़ा रहे हैं फोर्थ पेपर में इतनी सारी चीजें एथिक्स के अंदर। हैं सर। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चलिए ठीक है, इसके अलावा आपके डेफ में और क्या है? एमपी के बायोस्फीयर रिजर्व वो बता दीजिए, बायोस्फीयर रिजर्व की बात की थी ना आपने। जी सर। जी। सर एमपी में 3 बायोस्फीयर रिजर्व है, एक पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व एंड सॉरी सर मैं तीसरा याद नहीं। ठीक, ओके, थैंक यू। Okay, sir.